गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोग रे ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे और इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में हमने आपको लाइट का डेफिनेशन बताया था और लाइट के डेफिनेशन के बाद लाइट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहे थे, जिसमें हमने हेडिंग बताया था कि सम मोर इन अबाउट लाइट। उसमें हमने आपको एक दो पॉइंट बता दिए थे और तीसरा पॉइंट हमने हेडिंग डलवाया था स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उसका थर्ड पॉइंट जो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने आपको हेडिंग डलवाया था, उसमें हर साल बोर्ड में ये देखा गया है कि एक क्वेश्चन आपको एक सिंगल मार्क्स का जरूर आता है। आपको 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे दी जाएंगी, उनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। इसलिए हर साल आप किसी साल का पेपर उठा के देखिए, हर साल आपको एक सिंगल मार्क का क्वेश्चन मिलता है। इसलिए जितने भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो जनरल नॉलेज के लिए भी ठीक हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए भी ठीक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए। तो थर्ड पॉइंट हमने डलवाया था स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको हम एक टेबल में सीक्वेंशियल बना दे रहे हैं। उनका वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसा लिख दे रहे हैं कि आपको याद करने में थोड़ी सुविधा होगी। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये सीक्वेंस जरूरी है। तो एक टेबल के माध्यम से हम बता दे रहे हैं जिससे पढ़ना आसान हो जाएगा आपका। ये आपका गामा रेस, ये एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन। उसके बाद आ जाता है आपका माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो। रेडियो वेव में शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव अलग अलग होती हैं। उनका यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज इट इज है। अब यहाँ हमने लिख दिया वेव लेंथ। आप जानते हो वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर 0.1 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम, 1 मिलीमीटर, ये मीटर और इधर ये किलोमीटर के रेंज में होता है। ये 1 मीटर नहीं, कई मीटर के, ये कई मीटर इसलिए केवल मीटर लिखिए और यहाँ किलोमीटर। यहाँ इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम हो उसको गामा रेज कहते हैं। अभी आपको बताएंगे, इस पर 2-3 तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात याद रखिए कि ऐसी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम हो उसको हम गामा रेज कहते हैं। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है उसको एक्स रेज कहते हैं। जिसका वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम तक रहता है उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। और वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है उसको लाइट या विजिबल लाइट कहते हैं। और पूरे रे ऑप्टिक्स में हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस लाइट के बारे में आप पढ़ेंगे उस लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
जिसका वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कुछ मिलीमीटर तक हो, उसको इंफ्रारेड कहते हैं। वैसे ही है, यानी गामा रेज एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। एक्स रेज का वेवलेंथ उससे ज़्यादा, अल्ट्रावायलेट का उससे ज़्यादा, लाइट का उससे ज़्यादा, इंफ्रारेड का उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा। तो यदि आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रैंडम करके दे दी जाए और कहा जाए इनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो आप देख रहे हो सबसे कम वेवलेंथ इसकी है, उससे ज़्यादा इसकी, उसके ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इसकी, ये है। तो ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये टेबल हमने बनाया है। तो एग्जाम में वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जाता है। अब इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। यदि इन सबकी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 1 2 का हम बता दे रहे हैं, वैसे ही सबका घर से फ्रीक्वेंसी निकालकर और सब इसी के सामने लिख दीजिएगा, तो सबका फ्रीक्वेंसी रेंज भी मालूम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी मालूम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें 1 एंगस्ट्रॉम की इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। अब आप क्या कीजिए, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ रखना है सी की जगह। अब इस लैम्डा की जगह आप 0.1 एंगस्ट्रॉम रख दीजिए, तो 0.1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻10। अब इस पॉइंट को भी आप हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10⁻11, तो ये हो गया 3 × 10⁸ अपॉन 10⁻11। अब इसको आप ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। क्लियर? अब मान लीजिए आपको इसके करिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फिर यही फार्मूला यूज करेंगे। अब लैम्डा की जगह 100 एंगस्ट्रॉम रख देंगे, तो एंगस्ट्रॉम को फिर मीटर में चेंज कीजिए 10⁻⁻10। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो गया 3 × 10⁸ अपॉन 10⁻⁻8। अब इस -8 को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। तो इसके नीचे लिख दीजिए आप 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। उसी तरह से इनका भी निकाल लीजिएगा जैसे हमने कैलकुलेट किया है। आप अभी फार्मूला से ही देखे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी जिनका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जिनका वेवलेंथ कम होगा उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये जो हमने टेबल बनाया है ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब वेवलेंथ के ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यानी इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका, ऐसे है। तो उसी तरह से जब फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर अरेंज करना होगा तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है, उससे कम एक्स रेज की है, उससे कम अल्ट्रावायलेट, उससे कम लाइट, उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम माइक्रोवेव, उससे कम रेडियो वेव। यानी ये जो भी सीक्वेंस लिखा हुआ है ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इस तरह से यदि आपको ये कहीं रैंडम करके दे दिए जाएं और कहा जाए कि इनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए तो आप कर सकते हैं। क्लियर? तो यानी सबसे कम वेवलेंथ इसका, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी पाएंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। यानी ये टेबल वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इनकी भी फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि एक्स रेज का वेवलेंथ रेंज बताइए, तो एक्स रेज का वेवलेंथ हो गया 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि लाइट या विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज बताइए, तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम बता दीजिए। तो किसी का वेवलेंथ रेंज पूछ सकता है, एक क्वेश्चन। दूसरा, आपको ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंडमली दे दिए जाएंगे
और आपसे कहा जाएगा कि वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करो या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करो। क्लियर? और तीसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए आप फार्मूला पढ़े हो E = hc/λ, तो ऐसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है जिसमें एनर्जी दे दिया हो, प्लैंक कांस्टेंट दिया हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया हो, वेवलेंथ निकालना हो। तो आप यहां से इस फार्मूले से वेवलेंथ तो निकाल लोगे, फिर आपसे सवाल किया जाएगा कि ये वेवलेंथ किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। तो मान लीजिए आपने वेवलेंथ निकाला और आ गया 327 एंगस्ट्रॉम। अब टेबल से देख लीजिए 327 100 और 4000 के बीच आएगा, तो इसका मतलब कि ये जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का है। तो इस तरह से भी सवाल आता है कि आपको इस फार्मूले से वेवलेंथ निकालना होगा, और वेवलेंथ निकालने के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये वेवलेंथ किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, उसका नाम बताइए। तो इस तरह से 2-3 तरह से इस पर क्वेश्चन आते हैं, इनको सीरियसली याद कर लीजिए। ठीक है? अब फोर्थ पॉइंट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपने स्पेक्ट्रम निकाला है, उसी तरह से आपको लाइट का भी स्पेक्ट्रम निकालना है। तो लाइट का स्पेक्ट्रम देखिए, आप सब पता है आपको वीडियो, तो आप जानते हो, आपको बताया गया है कि लाइट के एक रे में 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, जबकि हकीकत ये है कि लाइट के एक रे में लैक्स कलर होते हैं, लाखों रंग होते हैं लाइट के एक रे में। लेकिन हमारी आंखें सिर्फ 7 को ही पहचानती हैं, या उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कह सकते हो कि हमारे विजुअल रीजन में सिर्फ 7 आते हैं। इसलिए जब भी लाइट की बात चलती है तो हम कह देते हैं कि लाइट के एक रे में 7 रंग हैं, और उसको विबग्योर से आप जानते हो, हाई स्कूल में पढ़े हो, लोअर क्लास में। लेकिन अब ये बात जानते रहिएगा कि लाइट के एक रे में 7 नहीं, लाखों कलर होते हैं, लैक्स कलर होते हैं। लेकिन चूंकि हमारी आंखें 7 ही रंग पहचानती हैं, हमारे दृष्टि संवेदना में, हमारे विजुअल रीजन में केवल ये 7 कलर आते हैं। इसलिए जब भी वाइट लाइट की या लाइट की बात चलती है तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये 7 कलर आ जाते हैं। इसलिए लाइट के एक रे में 7 कलर होते हैं, ऐसी परंपरा मानने की हम लोग की है। अब इन सभी का वेवलेंथ और सभी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो वायलेट का वेवलेंथ लगभग, ये लगभग का आंकड़ा है 4000 एंगस्ट्रॉम, और 500-500 जोड़ते चले जाइए तो हर कलर का वेवलेंथ आपको पता चल जाएगा। इंडिगो का 4500 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6500 एंगस्ट्रॉम और 7000 एंगस्ट्रॉम। यानी सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर का होता है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है। यानी ये जो विबग्योर लिखा हुआ है ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग आर्डर में है। सबसे कम वेवलेंथ इसका, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका और सबसे ज़्यादा। तो ये याद रखिएगा कि वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे मिनिमम, सबसे कम, और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है।
अब इन सब की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो जो मैंने अभी तरीका बताया है पिछले पार्ट में, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो सी की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 रखना है और लैम्डा की जगह ये 4000 एंगस्ट्रॉम रख दीजिए। तो 4000 एंगस्ट्रॉम रख दिया मैंने। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे, 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। अब ये 3 जीरो इस पर आएगा, पावर कम हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -7, इसको ऊपर कर दीजिए, तो हो जाएगा 3/4 इंटू 10 टू द पावर 15 और 3/4 को डिवाइड करेंगे 0.75 आएगा, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0.75 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। और फिर ऐसे ही इसका निकाल लीजिएगा, ऐसे ही इसका, सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा। तो ये जो विब्योर होता है, इस विब्योर में ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग आर्डर है और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग आर्डर है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इनको भी यदि रैंडमली दिया जाए और कहा जाए इनको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करो, तो आपको ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग आर्डर और यही फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग आर्डर है। ठीक, किसी भी कलर का वेवलेंथ पूछा जाए तो आपको याद करना आसान है, याद करके बता सकते हो। ठीक है ना? और ये हमेशा दिमाग में रखना कि वायलेट कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ एंड रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, और सबकी फ्रीक्वेंसी आप खुद घर पे निकाल लीजिएगा। ठीक है? पॉइंट नंबर 5, हमारी आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है येलो ग्रीन लाइट के लिए। तो 5वें पॉइंट में आप खुद लिख लीजिएगा कि आवर आई इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलो ग्रीन, यानी 5500 एंगस्ट्रॉम का यदि कोई लाइट है तो उसके लिए हमारी आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है येलो ग्रीन लाइट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एक ह्यूमन आई किस कलर के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो येलो ग्रीन। या यदि पूछा जाए कि ह्यूमन आई किस वेवलेंथ के लिए मोस्ट सेंसिटिव है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, हमारे आंख का जो परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस ऑफ आवर आई इज 1/10 सेकेंड। हमारे आंख की जो परसिस्टेंस है 1/10 सेकेंड है। तो यहां पर लिख सकते हो द परसिस्टेंस ऑफ आवर आई इज 1/10 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसको दो तरह से आप समझ सकते हो। पहला कि यदि हमारे आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट लाया जाए और लाकर हटा लिया जाए, तो ऑब्जेक्ट के हटने के बाद भी 1/10 सेकेंड तक उसकी इमेज हमारे आंख में बनी रहेगी। यानी यदि कोई ऑब्जेक्ट मेरे आंख के सामने लाया गया और लाकर हटा लिया गया, तो हटाने के बाद भी उसकी इमेज हमारे आंख में 1/10 सेकेंड तक फिक्स बनी रहेगी। तो इसी को परसिस्टेंस कहते हैं। इसको दूसरे मतलब तरीके से भी समझ सकते हो। यदि हमारे आंख के सामने दो लगातार चीजें लाई गई, एक ऑब्जेक्ट लाया गया फिर दूसरा लाया गया, यदि दोनों ऑब्जेक्ट के लाने के बीच का टाइम इंटरवल 1/10 सेकेंड से कम है, तो भले ही हमारे आंख के सामने दो ऑब्जेक्ट लाया गया है, लेकिन हमें लगेगा एक ही ऑब्जेक्ट आया। और यदि दो ऑब्जेक्ट के लाए जाने के बीच का टाइम इंटरवल 1/10 सेकेंड या उससे ज़्यादा है, तब हमें लगेगा कि हाँ हमारे आंख के सामने दो ऑब्जेक्ट लाया गया है। ये इसका परसिस्टेंस का सिंप्लीफाइड मतलब होगा। ठीक। 7वीं बात, द रिजॉल्विंग लिमिट
ऑफ आवर आई इज 1 मिनट। हमारे आंख की रिजॉल्विंग लिमिट 1 मिनट होती है। ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग लिमिट 1 मिनट होती है। द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ ह्यूमन आई इज 1 मिनट। इसका मतलब ये है, इसको सिंपली लैंग्वेज में यदि समझना हो तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है। इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट ए मान ले रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट बी मान ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे आँख के सामने कोई दो चीजें रखी गई और हम इन दोनों को यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट से यदि आई को मिलाइए और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी आई से मिलाइए, तो ये जो एंगल बनता है, यदि ये एंगल 1 मिनट या 1 मिनट से ज्यादा है तो हमें ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। और यदि ये एंगल 1 मिनट से कम है तो भले ही हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट है लेकिन हमको दिखेगा एक ही। तो ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो ज्यादातर नीट उट में यूपीटी वगैरह में पूछा जाता है कि हमारे यहाँ का रिजॉल्विंग लिमिट बताइए, लिमिट कितनी है 1 मिनट। और इस रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब क्या है इसको हमने बता दिया। लेकिन जब आप थोड़ा सा इससे बड़े एग्जाम दोगे IIT वगैरह का, इस पर एक क्वेश्चन दिया आता है। मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है और जहां हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उससे ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल डी है। ठीक, तो आपको दोनों ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई देंगे, यानी फॉर क्लियर विजन साफ साफ दोनों ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देंगे जब ये एंगल या तो 1 मिनट के बराबर हो या 1 मिनट से ज्यादा हो। अभी मैंने बताया कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखेंगे यदि ये एंगल 1 मिनट या 1 मिनट से ज्यादा हो। अब एंगल आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल की जगह d बाई डी रख सकते हो। इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 मिनट को आप चाहें तो 1 पाई अपॉन 180 इंटू 60 इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एक फार्मूला बन गया जिसमें स्मॉल डी दिया होगा तो कैपिटल डी पूछ देगा, कैपिटल डी दिया हो तो स्मॉल डी पूछ देगा। यानी ये पूछता है कि दो ऑब्जेक्ट को यदि इतने डिस्टेंस से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनके बीच कम से कम डिस्टेंस कितना हो तो अलग दिखें तो स्मॉल डी पूछेगा। या ये पूछ देगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इतना है, इनको कितनी दूर से हम ऑब्जर्व करें हमको अलग अलग दिखाई देंगे, तो कैपिटल डी निकाल दीजिए। तो कर दीजिए इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू ये लिख दीजिए और एक दिया रहेगा, एक पूछेगा, इजीली निकल जाएगा। तो इस तरह से इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, और इस पर इस तरह के छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी आता है। पॉइंट नंबर 8। अब यहां से कुछ हम छोटे छोटे टर्म लिख दे रहे हैं। आप उनको कॉपी में हेडिंग डालकर उनका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टर्म हम लिखने जा रहे हैं ये बेहद इजी टर्म्स हैं, बेहद जनरल टर्म्स हैं, जिनको आप 6th में 7th में 8th क्लास में या 10th क्लास में सुने हो। तो आप एक एक हेडिंग कॉपी पर डाल के 5-5 लाइन छोड़ देना। जैसे एक हेडिंग डाला 5 लाइन छोड़ दीजिए, फिर दूसरी हेडिंग डालिए 5 लाइन छोड़ दीजिए, और इन सब का डेफिनेशन आप बुक से लिख लीजिएगा। छोटे क्लास के बुक से, आपके 10th की बुक से मिल जाएगी। यदि कोई डेफिनेशन ऐसा है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन है या डेफिनेशन तो आपको पता है लेकिन उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसका हमारी डेली लाइफ में क्या मतलब है, ईजीएस्ट लैंग्वेज में उसका मतलब क्या है, यदि आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसको जरूर अगले पार्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम हेडिंग डाल के केवल छोड़ दे रहे हैं। सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट हेडिंग डाल लेंगे, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे और एग्जाम्पल, सबका डेफिनेशन एग्जाम्पल जहां जरूरी हो। ये 4-5 लाइन छोड़ के ही अगली हेडिंग लिखिए। 9th नॉन लुमिनस
ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, डिस्पर्सिव मीडियम, हालांकि ये सब 10th में पढ़ाया गया है, 10th में आपको पढ़ाया गया डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, आइसोट्रॉपिक मीडियम, एनआइसोट्रॉपिक मीडियम, अम्ब्रा, ये लोअर क्लास में है, जूनियर हाई स्कूल में, पेनुम्ब्रा। हाँ, एक काम यहाँ कीजिएगा, अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा का डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे डायग्राम से भी आपको शो करना पड़ेगा। तो अम्ब्रा का भी डेफिनेशन लिखना है, पेनुम्ब्रा का भी लिखना है, और डेफिनेशन के बाद आपको उसको फिगर से भी दिखाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ फिगर भी बना लीजिएगा। ऑप्टिकल पाथ, फॉर्मेट्स, प्रिंसिपल। ऑप्टिकल पाथ का डेफिनेशन के बाद इसका एक फार्मूला होता है, वो भी लिख लीजिएगा, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। मीडियम 1 एंड मीडियम 2, रेयर एंड डेंसर मीडियम, रेयर एंड डेंसर मीडियम, इंटरफेस, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन एंगल। तो इस तरह से ये सारी हेडिंग्स हैं, और ये सब आप लोअर क्लास में पढ़े हो। जहां आपको कोई प्रॉब्लम जिसमें होगी, आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो हम या तो आपको जो रिटेन लिखना होगा वो रिटेन जवाब दे देंगे, और नहीं यदि समझाने वाली चीज़ होगी तो हम आपको अगले पार्ट वीडियो में समझा देंगे, और यदि समझाने वाला नहीं है, सिर्फ लिख देने से काम चल जाएगा, तो हम आपको तुरंत लिख करके उसको भेज देंगे आपके पास। तो ये 27 पॉइंट ये हो गए।
पॉइंट नंबर 28 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी बुक उठाकर देखिएगा बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक, खासकर नीट वाले और यूपी ट्यूब वाले के बच्चों के लिए, कि एक क्वेश्चन आपको हर साल एग्जाम में इससे भी मिल जाता है, और आप अपने बुक के पीछे कोई भी बुक ऑब्जेक्टिव पलटिएगा तो भी मिल जाएगा। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो लाइट का क्या चेंज हो जाता है और क्या चीज चेंज नहीं होता है, बस इसी को इस पॉइंट में बताया जाएगा। तो जब कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो लाइट की वेलोसिटी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी ये तीनों चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, एम्पलीट्यूड कभी कभी चेंज होता है, नहीं तो ज्यादातर कांस्टेंट ही होता है। तो यहां लिख सकते हो whenever a ray beam of light pass through from one medium to another, the velocity, wavelength and intensity be changed, but frequency remains unchanged. Frequency remains unchanged and amplitude may not be changed। यानी जब कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये तीन चीजें चेंज हो जाती हैं, वेलोसिटी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी, लेकिन फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और हमने बताया कि इसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पॉइंट नंबर 29, लाइट में या रे ऑप्टिक्स में एक बड़ा जनरल वर्ड सुने हो जिसके बिना ऑप्टिक्स पढ़ा ही नहीं जा सकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कर लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या जानकारी मिलती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पढ़ाई क्यों करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरीकों का होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरह से निकाला जा सकता है, कितने फार्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं जिनसे हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो इनकी डिटेल चर्चा हम लोग पॉइंट नंबर 29 में करेंगे, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल दे रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के पहले एक छोटी सी बात आप ये जान लें कि जितने भी मीडियम हैं या जितने भी ऑप्टिकल मीडियम हैं जिनसे लाइट पास हो सकती है, उन सभी मीडियम में हमने बताया था कि लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे ऑयल, ग्लास, एयर, ग्लिसरीन, वाटर, ये जब इन मीडियम्स होकर लाइट पास करती है तो हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है।
अब अलग अलग क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, इसका रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ये हम अगले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।